रात के करीब 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बालक जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास थी, वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, लेटा हुआ था। बच्चे को भूख लगती है और वो अपनी माँ को रात के 2 बजे के आसपास झकझोरता शुरू कर देता है और माँ समझ जाती है कि उसका बेटा भूखा है। दरअसल उसे भूख लगी है। माँ ने अपने ही बालक को सीने से लिपटाया और उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है। जैसे ही वह बच्चा दूध पी रहा था, अठखेलियाँ कर रहा था, कब माँ की आंखें लग जाती है माँ को पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है उस बच्चे को गोली लगती है। वह बच्चे को भिड़ते हुए पार करती हुई गोली माँ को लगती है और माँ को भी गोली पार करती हुई वो निकल जाती है। माँ और बेटे जिस हालत में लेटे हुए थे उसी हालत में उनकी मौत हो जाती है। दिन निकलता है। इसके बाद पड़ोसी हो, गाँव वाले हों, मीडिया वाले हों या फिर पुलिस वाले हों, जो भी आ रहा था, इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार कातिल कितने निर्मम रहे होंगे, कितने कठोर रहे होंगे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि एक बालक अपनी माँ का दूध पी रहा है और इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पत्रकार ने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद उसको अखबार में प्रकाशित किया। जहाँ जहाँ तक भी अखबार जाता था वहाँ वहाँ तक वो फ़ोटो माँ और बच्चे को प्रकाशित हो जाता है कि एक गोली से माँ और बेटे दोनों मर जाते हैं। दरअसल इस घर में जो मैं आज कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 कत्ल हो जाते हैं, 8 मर्डर होते हैं। और जो मर्डर का मोटिव था, मकसद था, उस मकसद के बारे में पता चलता है तो कोई ठोस मकसद नहीं था। लेकिन जिस तरह से हत्याएं की जाती हैं, वो हत्याएं अपने आप में झकझोरने वाली थी, परेशान करने वाली थी। हालांकि मामला कोर्ट में, अदालत में चलता है ज़रूर है, फांसी की भी सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। साथ ही जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। आज की जो कहानी है यह उस वक्त की सबसे चर्चित कहानियों में से एक कहानी है। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शांति नगर, और बात कर रही हूँ 28 या 29 जुलाई 2008 की रात लगभग 3:45 के आसपास की। डायल 100 कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि साहब, थाना शांति नगर के गांव रामपुरा में लगातार गोलियां चल रही हैं और गोली चलने के बाद शायद कई लोगों की हत्या हो चुकी है। जैसे ही कांस्टेबल जो कि ड्यूटी पर था, अपनी बीट पर काम कर रहा था, उसको यह सूचना मिलती है। वह तुरंत ही थाना प्रभारी के पास जाता है। थाना प्रभारी आनंद सिंह से जाकर कहता है कि साहब, फला गांव के अंदर गोली चलने की और कुछ लोगों की हत्याओं की सूचना मिली है। जैसे ही आनंद सिंह को यह पता चलता है, आनंद सिंह अपनी टीम तैयार करते हैं। सब इंस्पेक्टर विशाल, सब इंस्पेक्टर संजय, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल मनीष, इन सबको मौके पर भेजा जाता है। और जैसे ही ये लोग मौके पर पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी को रिपोर्ट करते हैं। थाना प्रभारी जिस हालत में थे उसी हालत में मौके पर पहुंच जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वह एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जहां जहां तक ये उच्च अधिकारियों तक खबर पहुंचा सकते थे वहां वहां तक खबर पहुंचाते हैं। जब अपनी आंखों से दृश्य देख रहे थे, गांव के बड़ी संख्या में लोग इस घर की दहलीज को पार कर चुके थे, अंदर थे। चारपाई पड़ी हुई है, चारपाई पर माँ और बेटे जिस हालत में थे उसी हालत में वो पड़े हुए थे। दरअसल माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और बच्चे के मुँह में माँ के दूध का निप्पल था। वो ऐसा का ऐसा ही अपनी माँ के सीने से चिपका हुआ था और वो अपने निप्पल उसके मुंह में था। उसे भी शायद निकलने का वक्त नहीं मिला। जैसे गोली चलती है, हाथों हाथ दोनों माँ बेटे मर जाते हैं। अब पुलिस वालों ने तफ्तीश करना शुरू कर दी, छानबीन करना शुरू कर दी कि आखिरकार इस घर में और क्या हुआ है। आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार गोलियां चली थी। बदमाशों ने घर पर हमला बोल दिया था। जब बदमाशों को ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश को तो उन्होंने कहा कि जैसा इस घर में गोलियां चल रही हैं, इन गोलियों पर किसी का नाम नहीं लिखा है, जो भी सामने आएगा वही गोली खाएगा। इसलिए ग्रामीण ने हिम्मत जुटाई भी तो, लेकिन जुटाने के बाद सामना करने के उसने हिम्मत नहीं थी। अब पुलिस वालों ने इस जांच पड़ताल करना शुरू किया तो माँ और बेटे के साथ घर में एक बड़ा लड़का है जिसका नाम प्रकाश सिंह उर्फ रवि, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वह जैसा सो रहा था वैसे ही बेसुध हालत में उसको गोली लगती है। उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि वो ना विरोध करने की स्थिति में था और ना कुछ, वो भी मरा पड़ा था। उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम अमन होता है। अमन को जिस तरह से गोली लगी थी वो भी ऐसे ही बेसुध हालत में पड़ा हुआ था ज़मीन पर। हालांकि शायद उसने भागने की कोशिश की थी। साथ ही 2 महिलाएं होती हैं। एक का नाम निशा होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है और उसकी साथ
शारदा देवी। उन्होंने जब वो जाग जाती हैं, गोली को चलने की आवाज़ आ रही थी, तब उन्होंने छत की तरफ भागने की कोशिश की और जब छत की तरफ भाग रही थी तो उन्हें सीढ़ियों पर ही गोली मार दी जाती है और सीढ़ी पर गोली लगने के बाद सास और बहू सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देती हैं। दरअसल जो बहू होती है, जिसका नाम निशा होता है, वो 9 महीने से गर्भवती थी और एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि आपको 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल आना है और आपकी डिलीवरी का वक्त आ चुका है। पूरा परिवार इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि अब निशा को कोई बच्चा पैदा होगा और घर में खुशियों का माहौल होगा। बस इसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इस घर में फ़िलहाल 7 सदस्य हैं, जिसमें 6 सदस्य मौके पर हैं, 1 सदस्य जिसका जन्म होना बाकी था अब 7 के 7 मर चुके हैं। तभी किसी ने कहा कि जो इस घर का मुखिया है, जिसका नाम विजय सिंह है, वो तो घर के अंदर है ही नहीं। सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तभी गांव वालों ने कहा कि वो तो रात को खेत वाले मकान पर सोता है। अब यहाँ से ग्रामीण भागते हुए दौड़ते हुए जब खेत वाले मकान पर पहुँचते हैं तो खेत वाले मकान पर जाकर जो उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल विजय सिंह भी अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था और विजय सिंह को तेज धार वाले हथियार से काट दिया गया था। साथ ही उस पर कोई भारी वस्तु से एक नहीं कई बार वार किए गए थे और उसे तब तक वार किए गए थे जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल गए। यानी कि कोई हत्यारा आखिरकार अगर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा तो शायद इसलिए हत्याएं कर सकता है, लेकिन खेत वाले मकान पर भी हत्या की गई थी, ऐसा लोगों ने अंदाज़ा लगाया और बाद में घर पर आकर हत्याएं की गई थी, ऐसा लोगों ने अंदाज़ा लगाया। लेकिन हत्याएं जो की है, इसका मतलब यह मामला रंजिश से जुड़ा हुआ था। रंजिश किसकी थी? क्योंकि घर में जितना भी सामान रखा हुआ था वो वैसा के वैसा रखा हुआ था। सामान को किसी के हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, ना कि किसी तरह का कोई शोर शराबा था। अब पुलिस ने अपने इस मामले में पड़ताल करना शुरू कर दिया। मौके पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और अलग अलग लोगों से इस पूरे प्रकरण के इस मामले में पूछताछ कर रहे थे कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा, किससे क्या मामला है। पुलिस अभी इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है कि किसी ने कहा कि साहब, जो पहली मंजिल है वहाँ तक तो पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो दूसरी मंजिल की छत है उस पर तो पहुँचने के लिए सीढ़ी नहीं है। ऐसा ना हो कि छत पर कोई नौकर उसको भी मार दिया गया हो, इसलिए उसको भी देखा जाए। अब जैसे ही एसएसपी ने ये बात सुनी, एसएसपी ने कहा कि एक काम करो, जाकर कहीं से कुछ सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाए। अब जब सीढ़ी का इंतज़ाम करा जाता है तो जो विजय सिंह था, उसी के छोटे भाई जिसका नाम होता है नरेश सिंह, उसके घर के में एक रखी हुई सीढ़ी थी, जो बांस की सीढ़ी थी, उसको उठा के लाया जाता है और दीवार से लगाकर जब छत पर चढ़ते हैं तो छत पर कुछ भी नहीं था और जैसे ही एसएसपी ने उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तब उसकी नज़र उस सीढ़ी पर पहुंचती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। दरअसल उस सीढ़ी पर शायद ब्लड लगा हुआ था। उसे देखकर उन्होंने कहा कि ये सीढ़ी कहाँ से आई है, किसकी सीढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि उसी के सगे छोटे भाई नरेश सिंह के घर से लाई हुई सीढ़ी है। अब पुलिस वालों ने प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि वही था, लेकिन वह उसी के परिवार के लोगों की हत्याएं हुई है। पुलिस उसे एकदम से पकड़ नहीं सकती थी। तभी ग्रामीणों से अलग अलग बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कौन हत्यारा हो सकता है। तो ग्रामीणों ने दबी जुबान में यह कहा कि आप नरेश सिंह से ही क्यों नहीं बातचीत कर लेते हो? पहले तो सीढ़ी पर ब्लड लगा हुआ था, वो दूसरा नरेश सिंह को प्राइम सस्पेक्ट इसलिए देखा गया क्योंकि गांव वालों ने कहा कि इस व्यक्ति यानी कि विजय सिंह की सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी से है तो अपने ही सगे छोटे भाई से है। पुलिस ने जब उसके बारे में जाकर बातचीत करने की कोशिश की तो साथ ही पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार विजय सिंह कितने भाई हैं। दरअसल ये 5 भाई होते हैं। एक का नाम किशन होता है, दूसरे का नाम अजय, नरेश, विजय और सुधीर उर्फ संजय। जो किशन और अजय का इस पूरे मामले में कोई हाथ नहीं होता है और नरेश पर शक होता है, वो प्राइम सस्पेक्ट में होता है। विजय सिंह खत्म हो चुका था, उसका परिवार मर चुका था। अब सबसे छोटा भाई मनवीर उर्फ संजय बचता है। तो अगले ही दिन सुधीर उर्फ संजय ने थाने में जाकर एक तहरीर दी और तहरीर देने के बाद अपने ही सगे भाई नरेश और उसके बेटे पर, जो उसका इकलौता बेटा था, जो अभी नाबालिग है, उस पर शिकायत करता है कि शायद इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया और साथ ही मुकदमा अपराध संख्या 199/2008 आईपीसी की संख्या धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके
अब मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। गांव के लोगों को कहना था कि जो इसका बड़ा बेटा है विजय सिंह का अमन, वो थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का था। इसने अपने चाचा के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, इसलिए इनके अंदर आपस में परिवार में दुश्मनी बनी हुई थी। जब पुलिस इस मामले की ओर जांच कर रही थी तो जो वादी था जिसने तहरीर दी थी उसके घर में भी कुछ उस जो दबंग था, दबंग जो उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है प्रकाश उर्फ रवि, ऐसा बताया जाता है कि उसने अपने चाचा और जो छोटा चाचा था उसके साथ भी कुछ ऐसी ही हरकतें की थी, जिससे क्या नरेश सिंह दुश्मनी मानने लगा था, रंजिश मानने लगा था। और इसी बात को देखते हुए आसपास के कुछ रंजिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसलिए उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। दरअसल पहले जो हत्यारे कातिल होते हैं वो सीधे खेत वाले मकान पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद तेज धार वाले हथियार से उसकी जो गर्दन थी उसको काट देते हैं। साथ ही पत्थर से इस तरह से पूछते हैं, मारते हैं कि कोशिश करते हैं। शायद पत्थर था या ईंट था, कोई भारी वस्तु थी जिसको बार बार तब तक मारा गया जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इसके बाद वो घर में जब प्रवेश करते हैं तो उस सीढ़ी का ही सहारा लेते हैं जो उनके घर में बांस की सीढ़ी रखी हुई थी। उसके बाद आते हैं तो उस वक्त जो बच्चा या 2 साल का जिसका नाम था टीटू अपनी माँ की गोद में, वह अपनी माँ के पेट पर लेटा हुआ था। उस वक्त दूध पी रहा था और एक गोली चलती है। माँ और बेटे हाथों हाथ मर जाते हैं। तभी अमन और दूसरा जो प्रकाश होता है उनको भी इस तरह से गोली मारी जाती है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में जो उनकी छोटी बहू थी निशा, जो कि 9 महीने से गर्भवती थी, और विजय सिंह की पत्नी जिसका नाम शारदा देवी होता है, वो आराम से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भाग रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सके और चिल्ला सके, चीख सके ताकि लोग उनकी मदद के लिए आ सके। और तभी तुरंत उसको भी गोली मार दी जाती है। इसलिए वो सीढ़ियों को पार नहीं कर पाए थे, आगे बढ़ नहीं पाए थे और सीढ़ियों पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसमें मुख्य आरोपी नरेश सिंह को बनाया। साथ ही जो उसका नाबालिग बेटा होता है उसको आरोपी बनाया जाता है। जो उनकी पत्नी होती है नरेश सिंह की, कमला, उसको भी उन्होंने आरोपी बनाया और जिसने तहरीर दी थी जो वादी बना था उसमें भी उसको आरोपी बनाया। यानी कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 तो लगाई थी, बाद में 120 भी धारा लगाई थी जो साजिशकर्ता के रूप में मानी जाती है। कमला, सुधीर उर्फ संजय, इनको साजिशकर्ता के रूप में माना गया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में यह मामला पहुंचा और अदालत में मामला पहुंचने के बाद लगातार केस पड़ता था, तारीख पड़ती थी, आना जाना होता था और धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। 21 जुलाई 2016 को अपर सत्र एवं न्यायाधीश चतुर्थ अरुण कुमार फर्स्ट, जो मुख्य आरोपी होता है नरेश सिंह, इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखना तब जब तक इसके प्राण न निकल जाए। साथ ही जो बच्चा है, जो नाबालिग बालक है, उसका मामला किशोर न्यायालय में चलेगा और जो उसकी पत्नी है कमला, साथ ही जिसने तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराया था, सुधीर उर्फ संजय, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसलिए कमला और सुधीर को सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब इसमें एक आरोपी होता है नरेश सिंह, जिसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया था। जब ये घटना हुई थी तब यह बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट था। साथ ही जब ये सज़ा सुनाई जाती है साल 2016 में, फिर यह मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। साथ ही यह मामला फिर हाई कोर्ट में पहुंच जाता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में अपील की जाती है कि जो सज़ा सुनाई गई है वह सिर्फ हमें झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने इस मामले में सही से जांच नहीं की है। जो भी इसमें सबूत दिखाने की जुटाने की कोशिश की गई है, जो तेज धार वाले हथियार, जो तमंचे बरामद कराए गए थे, उसमें पुलिस का खेल था। यानी कि बचाव पक्ष ने अपने बचाने के लिए तमाम प्रयास किए और इस मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई की जाती है तब वहां पर भी कई साल बीत जाते हैं। सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अश्वनी कुमार मिश्रा और एस रिजवी की जो खंडपीठ होती है, वह फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। और जब यह मामला उम्र कैद में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद फिर यह सुप्रीम कोर्ट में शायद यह अपील की जाती है कि नरेश सिंह को झूठे केस में फंसाया गया था। कोई खास मकसद नहीं था कि आखिरकार नरेश सिंह अपने ही सगे भाई, अपने ही 2 सगे भतीजे, अपने ही भतीजे की बहू और अपनी ही भाभी की हत्या क्यों करेगा और अपने भतीजे के बच्चे की हत्या क्यों करेगा जो गर्भ में पल रहा है, बच्चा, उसकी हत्या क्यों करेगा। कोई ठोस मोटिव नहीं था, लेकिन मोटिव यही बताया जाता है कि उनके अंदर कोई दुश्मनी थी, ऐसी दुश्मनी जिसका जिक्र शायद गांव वाले दबी जुबान में तो करते थे लेकिन खुल के नहीं करते थे। दोस्तों,
हाल ही में सीतापुर में एक घटना होती है। एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल हो जाता है, जिसमें सगा छोटा भाई जो कि शिक्षक होता है। शिक्षक ने अपने सगे भाई, अपनी भाभी, 3 बच्चों को और अपनी माँ की हत्या कर देता है। किसी को यह हथौड़े से मारता है तो किसी को वो गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। रिश्तों की जिस तरह से कत्ल की कहानी लगातार आती है, पुलिस अपने मामले की जांच तो करती है और लेकिन जांच करने के बाद यह बताया जाता है कि पुलिस जो ईमानदारी से ईमानदार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब मामला अदालत पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने कोई ठोस काम ही नहीं किया और यही कारण है कि अपराधी आराम से बच के निकल जाते हैं और सालों साल तक मामले लगातार अदालत में घिसते चले जाते हैं और यही कारण है कि अपराध पर कभी अंकुश आसानी से लगता नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।